हाँ, आज हम बात करते हैं रिजेक्शन और सुधार, शिक्षा और प्रगति। तो रिजेक्शन में हम सुधार कैसे लाएँ और उसको सही करने के लिए सही शिक्षा-दीक्षा क्या हो, और शिक्षा और प्रगति। सही शिक्षा से हम प्रगति कर जाएँगे। और पिछले चैप्टर में हमने बात की थी रिजेक्शन इक्वल टू सफलता। जब तक हम असफल नहीं होंगे तब तक सफल होने का सिद्धांत हमको पता नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उम्दा किस्म की खीर खाए हैं और उसको बनाने का तरीका आप जानते हैं, तो आप बार-बार गलत करके ही सही करिए। नो डाउट आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आप फर्स्ट राउंड में अच्छा खेल जाएंगे। लेकिन जो लोग बिगिनियर्स हैं, नए नौसिखिया हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं, तो उनके लिए सब चीज़ें हैं। और जो लोग थक हार चुके हैं, एक बार फिर से प्रयास करें और एक बार फिर से प्रयास करने की हिम्मत जुटाई जाए, ताकि कभी-कभी चाबी के गुच्छे जो होते हैं उसमें से आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। मतलब आखिरी प्रयास भी ताला खोल सकता है। लास्ट आपके द्वारा फेंका गया बॉल भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। नो बॉल पे विकेट भी मिल सकती है। तो मतलब जो भी है पॉजिटिव वे में आप अच्छा कर सकते हैं। तो रिजेक्शन और सुधार की बात करें तो शिक्षा और प्रगति। जब रिजेक्शन हम सुधार करते हैं तो शिक्षा और प्रगति दोनों हमारी तय हो जाती है। तो मैंने इस फार्मूले को कई वर्षों तक अनुसरण किया, और हर बार जब वह मुझसे रिजेक्ट किया जाता था मैं खुद पूछता था कि मेरी क्या गलती है, इससे बेहतर क्या कर सकता था। अगर किसी अच्छे जवाब नहीं ढूंढ पाता तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति से उसे सेल कॉल करके बात करता हूँ, तो उस घटना का दोबारा विचार करता हूँ, शायद रोल प्ले करता हूँ, इस स्थिति को दोहराता हूँ, तो मेरा मित्र खरीदार बन जाता है, मैं विक्रेता बन जाता हूँ। मुद्दे की बात है कि रिजेक्ट करने वाले व्यक्ति को मूर्ख, बदमाश, घटिया आदमी या पराजित व्यक्ति नहीं कहता। मैं इस तरीके की मूर्खता नहीं करता। मानसिक रूप से उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे सीखने, सुधार करने का, खुद को सुधारने का मौका दिया। मैं खुद से पूछता हूँ कि अगली बार मैं किस तरीके से इसे बेहतर, अलग तरीके से सामना कर सकता हूँ, और यह मेरे जीवन की शिक्षा और प्रगति की ओर ले जाता है। मैंने कहा कि यह जो विचार हैं ये मेरे विचार से, और यह जीवन किसी भी क्षेत्र में सफलता का फार्मूला साबित हो सकता है, मेरे अमित डैडी ने कहा। परंतु एक चीज़ें क्लिक करती है माइंड में कि परंतु अगर मैं रिजेक्शन से बचता हूँ तो प्रक्रिया कभी शुरू नहीं होगी। मैं रिजेक्शन की शुरुआत कहाँ से कर सकता हूँ। नो डाउट अगर जो आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो इसमें बताया गया है कि अगर जो आप रिजेक्ट हो जा रहे हैं तो रिजेक्शन के मतलब कारण ढूंढिए, की वर्ड्स ढूंढिए, की पॉइंट ढूंढिए कि आप रिजेक्ट क्यों हो गए हो। सारे व्याख्यान, सारे मीटिंग को फिर से आप रिवाइज करिए अपने दोस्तों के साथ, जो कि ये कर रहे हैं, जो इसका कहानी के मुख्य किरदार हैं, जो इसको कर रहे हैं, और अपने दोस्त है ये सब सारी चीज़ें शेयर करते हैं। और जो डील क्लोज नहीं होती है, सेल्स नहीं निकलती है, तो ये आप इसमें जो रिसेप्शन देखती हैं या जो कॉलिंग बूथ को संभालती है उनसे बात करते हैं, और वो उनसे जिस कस्टमर से इनकी क्लोजिंग होनी थी, जिस कस्टमर से इनकी बात होनी थी, उससे वो फिर उस मुद्दे पे चर्चा करते हैं, और फिर उसी को अपने एज ए फ्रेंड, अपने दोस्त से उसी के वे में बातचीत करते हैं। दोस्त उनका विक्रेता बन जाता है और विक्रेता बन जाते हैं। तो उसके बीच में जो इनके दोस्त भी इनको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये वही कहते हैं कि मैं उन लोगों को दोषी नहीं देता जो मुझे रिजेक्ट किए हैं, या फिर मुझे या जो मैं उनको मूर्ख, बदमाश, घटिया या पराजित व्यक्ति कह के मैं अपने आप को झूठी दिलासा दिलाऊं। और मेरे अमीर पिता ये कहते हैं कि परंतु अगर मैं रिजेक्शन से बचना चाहता हूं तो प्रक्रिया कभी शुरू नहीं होगी जिससे मैं रिजेक्शन की शिक्षा लेकर के नई शुरुआत कर सकूं। तो सहमति से सिर हिलाते हुए अमित रेड्डी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि अब जाकर के तुम समझे हो, इसी कारण जो लोग रिजेक्शन से बचते हैं वे लंबे समय तक जीवन में कम सफल होते हैं। जो लोग रिजेक्शन का सामना करते हैं वे जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। ज़्यादातर इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो पर्याप्त रिजेक्ट नहीं होते। तो रिजेक्शन का देखिए जो विदेशी लेखाकार हैं, जो लिटरेचर, जो साहित्यकार हैं, उन्होंने चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब उलझा करके लोगों को चीज़ों को समझाया। जैसे कि एक कहावत है, एक अंग्रेजी फिलासफिकर, नाम नहीं याद आ रहा है उनका, लिखे थे, एक कोई कविता लिखे थे जिसमें एक गरीब व्यक्ति होता है जो बहुत गरीब होता है, और वो रास्ते में जा रहा होता है, पत्थर से ठोकर लग जाती है, गिर जाता है, तो उसी रास्ते पे उससे कुछ कजीन जा रहे होते हैं। तो जो अमीर होते हैं वो उनको छोड़ देते हैं, जो गरीब होते हैं उनको अपने घर ले जाते हैं, उनके सिर पे गर्म पट्टी रखते हैं, ठंडी पट्टी रखते हैं, उनको बुखार होता है दवा देते हैं, और उनको भोजन पानी कराते हैं। अब वही तो उनको 2 वक्त की रोटी देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन वही
4 पैराग्राफ का एक पेज का जो कविता है उसको हमारे रहीम दास कहते हैं कि धन संचय संपत्ति सके बनत बनत बहुरीत विपत कसौटी जे कसित तेहि साचे मित। अर्थात जो चीज़ें ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड तौर तरीके से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं रिच डैडी अपने पुत्र को कि बेटा इस तरीके से आप असफलताओं से मुंह मोड़ोगे तो सफलताओं की शुरुआत ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकती थी। तो मैं अंग्रेजी फिलोसफर को बता करके और अपने रहीम दास से तुलना करके मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिजेक्शन के बाद अथाह सफलता। आप एक कलुआ सा काला सा दिखने वाले व्यक्ति नवाजुद्दीन सिद्दीकी से आप सीख सकते हैं कि आज उनकी सक्सेस की क्या रेशियो है। और जब उनके पास न पर्सनालिटी थी, न शरीर थी, न एक्टिंग थी, न नाम था, कुछ न, बस सिर्फ एक हाड़ मांस की जिंदी काली शरीर थी जिसकी को लेकर के व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा था। आज रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, 13 सालों तक संघर्ष में रहा। आज वो मतलब क्या है, मतलब सक्सेस रेशियो अब बहुत कुछ नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ये सटीक सेट बैठ रहा है कि आप असफल हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट आपके अंदर उतनी कमियां दूर हो रही हैं। जिस दिन 99 कोई भी पत्थर 100 हथौड़े तोड़ता है, तो जिस दिन 99 हथौड़े मार करके आप वो रास्ते को छोड़ देंगे, मुड़ जाएंगे, नो डाउट आप वहाँ सक्सेस नहीं हो सकते हैं। लेकिन हो सके अंतिम हथौड़ा का जो 100वां हथौड़ा लगने के बाद आपका पत्थर टूट जाता है तो आपको मंजिल मिल जाएगी। तो असफलता ही सफलता की सीढ़ियाँ हैं, उस पर आप चढ़ते रहिए। अगर जो आप 99 बार असफल हो रहे हैं तो 99 कमियाँ आपकी दूर हो रही हैं। अब आते हैं चैप्टर में। तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सफल नहीं होते क्योंकि पर्याप्त रिजेक्ट नहीं होते। मैं रिजेक्ट होने का जितना से ज़्यादा जोखिम उठाऊंगा, स्वीकार किए जाने की मेरे असर उतने ही बेहतर होते जाएंगे। मैं समझ गया कि मैंने अपने अम्मी डैडी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मैंने कहा कि कुछ दिनों बाद मैंने नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल डाइनिंग संस्था के लिए फ़ोन करने का काम कर लिया। मैं यह काम पैसों के लिए नहीं कर रहा था, मैं इसलिए कर रहा था ताकि मैं एक अच्छे काम में मदद कर सकूं, पर्याप्त रिजेक्ट हो सकूं। और मैंने महसूस किया कि जेरोक्स के लिए काम करने से मैं हर दिन बहुत कम बार रिजेक्ट होता था। रात को डॉलर्स के लिए डायल करके मैं अपने रिजेक्शन की संख्या बढ़ा रहा था। मैं जानता था कि जितना ज़्यादा रिजेक्ट हो जाऊंगा उतना ही सुधार होगा, मुझ में जितना ज़्यादा सुधार होगा मैं उतना ही शिक्षित बनूंगा, और मैं जितना ज़्यादा शिक्षित बनूंगा उतना ही सफल बनूंगा। जेरोक्स में काम करने के बाद हर सप्ताह 3 रात मैं इस चैरिटी के ऑफिस में काम करता था। 1 साल तक मैंने मुफ्त में डॉलर्स के लिए नंबर डायल किए। उस साल के शुरू में मुझे जेरोक्स से बस निकाला ही जाने वाला था, और उसके 2 साल बाद मैं नंबर 1 सेल्समैन बन गया। एक बार मैं जेरोक्स में सेल्स सफलता हासिल कर ली तो फिर मैंने इस्तीफा दे दिया और अपने पार्ट टाइम नायलॉन एंड वेल्फ्रो सर्फर वॉलेट बिजनेस को फुल टाइम बिजनेस बना लिया। मैं वी कोऑर्डिनेट की यात्रा शुरू कर रहा था। मैं यह सबक सीख लिया था कि मैं रिजेक्ट होने से जितना ज़्यादा जोखिम उठाऊंगा, स्वीकार किए जाने के मेरे अवसर उतने ही बेहतर होते जाएंगे। बी कोऑर्डिनेट का मतलब ये जो लड़का है अपने पिता की बात मान करके नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब कोई संस्था होती है जो गरीबों के लिए काम करती है, उसमें बिना पैसे के लिए कॉलिंग बूथ पे काम करता है, निमंत्रण देता है, आमंत्रित करता है, बाकी चीज़ों को सेल्स की चीज़ों को संभालता है उसमें, इसलिए वो कई बार असफल हो, और जब आज असफल होगा उतनी बार सीखेगा। तो वही कह रहा है कि मैं अपनी नौकरी की जो प्रिंटर मशीन में उपयोग होने वाले जेरोक्स की जो सर्विस प्रोडक्ट सेल्स करता था, वहाँ 2 साल में अपनी नौकरी से निकाले ही जाने वाला था। ये उसके बीच में सारे स्किल को सीख करके मैं परफेक्ट हो गया, और वहीं से मैं अपनी कंपनी जो नाला एंड वेलफ्रो सर्फर वॉलेट बिजनेस को जो मैं पार्ट टाइम कर रहा था उसको मैं फुल टाइम करने लगा, और मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन चुका था। एक बिजनेसमैन होता है और एक एंटरप्रेन्योर होता है। तो एंटरप्रेन्योर मतलब जो बी कोऑर्डिनेट में होता है, मैंने बताया था EBSI। तो एम्प्लॉयमेंट वो बिजनेस सेक्टर में आ गया, तो बी कोऑर्डिनेट में सफ़र कर रहा था। देखिए कोई भी दुनिया में आदमी बोले कि मैं काम करता हूँ, मैं पैसे के लिए काम कर सकता हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि 4 कोऑर्डिनेट में काम करते हैं: एम्प्लॉय, बिजनेस और स्किलमेंट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब इसमें आएंगे कि 98% रिजेक्शन, 98% रिजेक्शन के विषय में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि मैं इस विषय पर आपको असली जीवन की कुछ सच्चाइयाँ बता दूँ। जब मैं अस्थायी तौर पर बिजनेस स्कूल में था तो एक प्रोफेसर ने कहा बिजनेस
में सफल होने के लिए आपको कम से कम 51% बार सही होने की ज़रूरत है। 51% बार सक्सेस होने की ज़रूरत है। मेरे विचार से यह गलत जानकारी है। वास्तव में इंसान सफलता के इससे बहुत कम प्रतिशत के साथ बहुत सफल हो सका। उदाहरण के तौर पे डायरेक्ट सेल बिजनेस में अगर कोई कंपनी 10 लाख मेल भेजती है, उसमें 2% जवाब मिलते हैं, जिसमें अक्सर बहुत सफल प्रदर्शन देखने को मिलता है।